एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सिनेमैटिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे 19वीं सदी के यूरोप के उस नाटकीय रूपांतरण की जिसने आज की दुनिया का नक्शा तय किया। ये एक ऐसी कहानी है जो मुक्ति के एक बेहद इमोशनल और रोमानी आदर्श से शुरू होती है और आगे चलकर साम्राज्यवाद के एक भयानक और विनाशकारी इंजन में तब्दील हो जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे कला, खून और सत्ता ने मिलकर उन सरहदों को घड़ा जिन्हें आज हम बिल्कुल पक्का और स्थायी मान बैठे हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद पावरफुल और सिनेमैटिक मास्टरपीस से, यूजीन डेलेक्ट्रिक्स की पेंटिंग द मैसेकर एट कियोस। जरा इसकी ड्रामेटिक लाइट और शैडो पर गौर कीजिए। ये भावनाओं को एकदम जीवंत कर देती है। ये कलाकृति बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताती है कि शुरुआती राष्ट्रवाद कोई पॉलिटिकल या सरहदों का कैलकुलेशन नहीं था। ये पूरी तरह से गहरी भावनाओं, करुणा और एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करने से प्रेरित था। डेलेक्ट्रिक्स ने यूनानियों के दर्द को कैनवस पर कुछ ऐसे उतारा कि पूरे यूरोप में सहानुभूति की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है रोमानी चिंगारी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी राष्ट्र या देश का आइडिया रातों रात किसी युद्ध के मैदान में पैदा नहीं हुआ था। इसे सबसे पहले कला और संस्कृति के जरिए गढ़ा गया था। शुरुआती राष्ट्र निर्माण का मतलब नक्शे पर लकीरें खींचना बिल्कुल नहीं था। ये एक रोमांटिक कोशिश थी जिसका मकसद था आम लोगों के बीच एक साझा रहस्यमय आत्मा को खोजना। ये लॉजिक या साइंस से कहीं ज्यादा फीलिंग्स और भावनाओं की बात थी। इसे ऐसे समझिए, ग्रिम ब्रदर्स का नाम तो हम सब ने सुना है ना? उन्होंने परियों की कहानियां और लोक कथाएं इकट्ठा करने में सालों लगा दिए। क्यों? ये कोई साधारण शौक नहीं था। वे दरअसल लोकगीतों और कहानियों के जरिए एक सच्ची जर्मन संस्कृति की तलाश कर रहे थे। ये विदेशी ताकतों के खिलाफ एक अपनी प्रामाणिक और एकजुट पहचान बनाने का एक बहुत ही जानबूझकर किया गया प्रोजेक्ट था। उस वक्त भाषा और लोकगीत किसी भी हथियार से कम नहीं थे। लेकिन राष्ट्रवाद की ये खूबसूरत रोमानी सपने बहुत जल्द कठोर आर्थिक सच्चाइयों से टकरा गए और हमारा अगला पड़ाव है भूख और विद्रोह। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1830 से लेके 1848 तक के दशक में क्या हो रहा था? भारी आर्थिक तंगी, खाने की भयानक कमी और बेतहाशा बढ़ती आबादी, इन सब ने मिलकर पूरे यूरोप को एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा दिया जो फटने ही वाला था। और 1848 आते आते एक भयानक विस्फोट हुआ और क्रांतियों की आग पूरे महाद्वीप में फैल गई। अब इस विजुअल को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। 1848 की उस भारी उथल-पुथल के बीच सेंट पॉल चर्च के अंदर कितनी भव्यता से फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक हो रही है। मिडिल क्लास ने बाकायदा एक लोकतांत्रिक जर्मनी बनाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि एक संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। लेकिन राजशाही और सेना की ताकत के आगे उनका ये लोकतांत्रिक प्रयास आखिर में फेल हो गया। इस नाकामी ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी और यहीं से शुरू होता है नया दौर, रक्त से निर्माण। वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स की इस रौबदार तस्वीर को देखिए। राष्ट्र निर्माण की कमान अब आदर्शवाद और संसद के हाथों से निकलकर पूरी तरह से सैन्य बल के हाथों में जा चुकी थी। जर्मनी का एकीकरण किसी चुनाव या वोटिंग से नहीं हुआ था। इसके पीछे प्रशिया की सेना की ताकत और ओटो वॉन बिस्मार्क का फौलादी संकल्प था। एकदम खून और लोहे की नीति। यही सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ नक्शे पर भी देख सकते हैं। बाईं तरफ देखिए, कई टुकड़ों में बटा हुआ बिखरा सा इतालवी प्रायद्वीप और दाईं तरफ कूटनीति, गठबंधनों और युद्धों के जरिए जबरन बुना गया एक पूरा का पूरा एकीकृत इटली। और इस पूरी कहानी के एक बहुत अहम किरदार थे ग्यूसेप गैरिबाल्डी। इस मजेदार कैरिकेचर में देखिए कैसे गैरिबाल्डी राजा को इटली के आकार का जूता पहना रहे हैं। ये बहुत ही सटीकता से दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने हथियारबंद वॉलंटियर्स के साथ मिलकर दक्षिणी हिस्सों को लड़कर एक किया और उन्हें राजशाही के नीचे ले आए। तो सरहदें तो बन गईं, नक्शे बदल गए, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। राष्ट्र के चेहरे। इन नए देशों को कैसा दिखना चाहिए? लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि उनका राष्ट्र कैसा दिखता है? इसके लिए कलाकारों ने एलिगरी यानी रूपकों का सहारा लिया। उन्होंने राष्ट्र नाम के इस अमूर्त विचार को एक चेहरा दिया, अक्सर एक महिला का चेहरा, ताकि स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे विचारों को हम आसानी से इंसान के रूप में पहचान सकें और उनसे जुड़ सकें। मिसाल के तौर पर 1848 की इस जर्मेनिया को ही ले लीजिए। ये कितनी शांत और वीर दिख रही है। इसने बलूत के पत्तों का मुकुट पहना हुआ है और हाथ में एक ऐसा झंडा है जो उस वक्त एक नए और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक युग के उभरने का प्रतीक था।
लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ 12 साल बाद का ये विजुअल देखिए। 1860 की ये जर्मेनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब इसने कवच पहन लिया है और हाथ में एक खुली तलवार थामी हुई है। ये इमेज एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है कि कैसे राष्ट्रवाद अब एक शांतिपूर्ण विचार से बदलकर एक आक्रामक, रक्षात्मक और जुझारू जुनून बन चुका था। और यहीं से इस पूरी कहानी पर एक काला साया पड़ने लगता है। हमारा आखिरी अध्याय है साम्राज्यवादी साया। इस टेबल को देखिए, ये पूरा ट्रैजिक शिफ्ट एकदम क्लियर कर देती है। 19वीं सदी की शुरुआत में जो मूवमेंट आजादी और सांस्कृतिक एकता के लिए था, वो सदी के अंत तक आते आते असहिष्णु हो गया। बड़ी यूरोपीय ताकतों ने अब आम लोगों की इन राष्ट्रवादी भावनाओं का चालाकी से इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों पर कब्जा करने और अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। इस शिफ्ट का अल्टीमेट रिजल्ट इस ब्रिटिश मैप में दिखता है। राष्ट्र राज्य के मॉडल को अब पूरी दुनिया पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। देखिए कैसे कॉलोनियों पर राज करना और पूरी दुनिया पर हावी होना ही राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा बैज बन गया था। अब इमेजिन कीजिए कि कैमरा यूरोप के नक्शे पर जूम इन करते हुए बाल्कन इलाके पर रुकता है। ये वो जगह थी जहां साम्राज्यवादी लालच और रोमांटिक राष्ट्रवाद आपस में पूरी तरह से टकराए। और इसी बारूद के ढेर ने, इसी जबरदस्त राइवलरी ने 1914 में उस भयानक पहले विश्व युद्ध की चिंगारी को जन्म दिया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज के राष्ट्रगान, झंडे और सरहदें 19वीं सदी के खूनी संघर्षों में कृत्रिम रूप से गढ़े गए थे, तो जरा सोचिए राष्ट्रवाद की ये विरासत आज की मॉडर्न दुनिया की लड़ाइयों को कैसे चला रही है। राष्ट्र कोई कुदरती या निरपेक्ष चीज नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा आइडिया है जिसका इतिहास कभी लोगों को जोड़ने का रहा है तो कभी पूरी दुनिया को टुकड़ों में चीर देने का। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।